हेलो 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 टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल पे। तो कल का तो लेक्चर गैप हो गया क्योंकि कल संडे था। मैं भी इंजॉय कर रहा था, सोचा कि आप लोग भी इंजॉय कर लो, है ना। तो आज फ्रेम में आ रहा हूँ मैं प्रॉपर। ठीक है, फ्रेम में आना ही चाहिए। कोई नहीं, बैकग्राउंड थोड़ा सा कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा, अभी तब तक कॉम्प्रोमाइज़ करो आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा रहने वाला है क्योंकि फंडामेंटल में हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे थे, बेसिक इंट्रो कवर कर रहे थे नर्सिंग का, है ना। जितने भी डेफिनेशन हो गया या उसके हिस्ट्री होगा नर्सिंग के जो फाउंडर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनका जो हिस्ट्री हो गया हम लोग सारा देख रखे हैं लास्ट लेक्चर में। आज बस देखेंगे थोड़ा सा मीन्स कि उस टॉपिक से थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम लोग वाइटल साइन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इंट्रो में ही, बेसिक इंट्रो में क्या नर्सिंग थ्योरी कितने तरह के होते हैं। 10 टाइप्स के नर्सिंग थ्योरी होते हैं। नर्सिंग थ्योरी बेसिकली जैसे नर्सिंग प्रोसेस हो गया उससे रिलेटेड है थ्योरी। मतलब वो थ्योरी बोलता है कि हमें एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम लोग को कैसे जीना चाहिए, मतलब वो तरीके बताता है। और एज ए स्टाफ, मतलब एज ए नर्सिंग स्टाफ हमने मतलब उनसे क्या क्या एडवांटेज लेनी चाहिए वो नर्सिंग थ्योरी से। ठीक है, तो हम लोग FON हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया आज का, ये लेक्चर नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जितने भी थ्योरीज़ हैं। ठीक है, तो पहला 1 हो गया। ये वीडियो आज थोड़ा लंबा रहने वाला है, ठीक है, इसलिए आप लोग बोर मत होना, है ना। तो पहला हम लोग जो नर्सिंग के फाउंडर हैं उनका ही थ्योरी लेकर चलते हैं। कौन सा है उनका? एनवायरमेंटल थ्योरी है। क्या है? एनवायरमेंटल थ्योरी, है ना। ठीक है, ये किन के द्वारा दिया गया एनवायरमेंटल थ्योरी? कौन थी जो नर्सिंग की फाउंडर थी? फ्रेम में आ रहा है ना सब चीज़? ठीक है, फोकस नहीं है ये क्यों? रुको मैं कर देता हूँ। चलो ठीक है, तो एनवायरमेंटल थ्योरी हो गया। ये किन के द्वारा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना। अब मैं बता देता हूँ उसका मतलब क्या है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक थ्योरी दी थी, एनवायरमेंटल थ्योरी। एनवायरमेंटल थ्योरी के कहने का मतलब कि आप जिस इन्वायरमेंट पर रहो उसको आप लोग क्लीन करके रहो, मतलब हमेशा क्लीन रहो। ठीक है, तो क्लीन किस लिए रहो? क्योंकि आप जर्म फ्री रहोगे। जर्म्स या पैथोजन सी बीमारियाँ कॉज करती हैं। अगर आप क्लीन नहीं रहोगे तो फिर जितने भी पैथोजेंस है, जर्म्स है, वो आकर अटैक करेंगे आपके बॉडी पे, तो फिर आपको बीमारी लगेंगी, है ना। तो पहला थ्योरी क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एनवायरमेंटल थ्योरी। टोटल 10 थ्योरियाँ हैं। क्या है ये? मैं लिख देता हूँ ऊपर में, नर्सिंग थ्योरी। क्या है ये? NSG थ्योरी। ठीक है, नर्सिंग थ्योरी में क्या है? पहला एनवायरमेंटल थ्योरी। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे 14 नीड थ्योरी। क्या है? 14 नीड थ्योरी। इसमें नाम में मतलब छुपा है कि ऐसा कोई 14 चीज़ है हमारे लाइफ के लिए जो कि नेसेसरी है। ये 14 नीड थ्योरी किन के द्वारा है? ये वर्जीनिया। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग किन ने बताया था? मैं कल के लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग जो था वर्जीनिया हेंडरसन ने बताया था। तो ये 14 नीड थ्योरी भी है, किन ने बताया है? वर्जीनिया हेंडरसन ने बताया। किसने? वर्जीनिया हेंडरसन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग, पहला हो गया एनवायरमेंटल थ्योरी, दूसरा हो गया 14 नीड थ्योरी, तीसरा हो गया 21 क्या? प्रॉब्लम्स। ये 21 प्रॉब्लम्स किनका है? अब्दुल्ला का होगा ये। 21 प्रॉब्लम्स किनका है? ये 21 प्रॉब्लम्स किसका है? अब्दुल्ला का है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये सब याद रखना, कोई ज़्यादा ऐसा कुछ एग्ज़ाम में आते नहीं है ये, लेकिन हाँ फिर भी जितने थ्योरी का नाम याद रखना है। इसमें 21 प्रॉब्लम थ्योरी में मतलब ऐसा था कि कैसे मैं बताऊँ, मतलब आप 21 थ्योरी के बारे में अगर पढ़ रहे हो तो इसमें ऐसा 21 थ्योरी था, जिसमें से एक थ्योरी ऐसा था कि हर एक ह्यूमन बीइंग को कोई ना कोई एक्टिविटी करती रहनी चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में जब भी LSCS जो होता है, सिजेरियन बेबी जो होती है जिससे, तो उस केस में पहले पुराने ज़माने में क्या होता था
कि पेशेंट को 10-10 दिन तक 12-12 दिन तक यूं ही बेड पे लिटा दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था उसको, जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती थी बेबी पार्चुरेशन होने के बाद, मतलब बेबी निकलने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता था 10 से 12 दिन तक, है। तो इससे क्या होता था, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या थे कि उनके जो भेन है, भेन में प्रॉपर क्या नहीं होते थे, सर्कुलेशन नहीं होते थे, दबे हुए रहने के कारण। जैसे मान लो मैं इस साइड लेटा हूँ, एक ही साइड लेटा हूँ 10 से 12 दिन, तो मेरे यहाँ के जितने भी भेन हैं ये सारे दब जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लॉटिंग हो जाएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी का कहने का ये मतलब है कि आपको प्रॉपर वर्क करना चाहिए, ज़्यादा दिन आपको जो है ज़्यादा दिन नहीं, मीन्स कि मिनिमम 1 से 2 दिन अगर आप लेटे हो कोई सिचुएशन, कोई डिजीज़ कंडीशन में, तो आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर क्रोनिक इलनेस है, आपको ज़्यादा दिन तक लेटा हुआ एक ही पोजीशन में लेटा रहना पड़ेगा, तो उसके लिए LMWH यानी लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन जो होता है वो ब्लड को, जो क्लॉटिंग ब्लड होता है उसको खोलने के लिए यानी सर्कुलेट कराने के लिए वो इंजेक्शन आता है, वो देना पड़ता है। तो पुराने केस में क्या होता था कि जो मैं बता रहा हूँ कि LACS के केस में जब 10 दिन छोड़ा जाता था एक प्रेग्नेंट लेडी को बेड पे आफ्टर सर्जरी, तो क्या होता था कि LMWH का इंजेक्शन लगाना पड़ता था उनको, क्या है। अभी तो मॉडर्न टेक्निक हो गया, अब तो आज हुआ बेबी, कल परसों 2 दिन बाद से और लेडी जो है सो आराम से उठ के अपना वॉशरूम जा सकती हैं, कुछ भी मतलब लाइटली काम कर सकती हैं, ठीक है। तो ये पहले के ज़माना में था, जिसमें से 21 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम था। मतलब ऐसा ये प्रॉब्लम सादा हम लोग को याद नहीं रखना है, ये बहुत लिस्ट है प्रॉब्लम का, अगर इतना हम लोग देखेंगे तो फिर जो हमारा मेन सिलेबस है वो छूट जाएगा। बस ये सब थोड़ा बहुत आपको जानना है इस चीज़ के बारे में, और ये जितने भी मैं बता रहा हूँ नर्सिंग थ्योरी, ये सब के बारे में भी जानना, याद रखना है कि हाँ हमारे नर्सिंग में टोटल 10 थ्योरियाँ हैं, जिसमें से हम लोगों ने 3 में कवर कर रखा है, ठीक है। 21 प्रॉब्लम्स थ्योरी किसका था, अब्दुल्ला का था ये, ठीक है। वो कौन सा डिजीज हो जाता है ये मैं भी बता देता हूँ। जैसे मान लो वेन में मेरा ब्लड क्लॉट कर गया तो उसको DVT बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, है ना, ठीक है। तो इतना 3 आप लिख लेंगे आप लोग। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे, सेल्फ केयर थ्योरी होगा। क्या होगा, सेल्फ केयर थ्योरी। सेल्फ केयर थ्योरी क्या, एज ए स्टाफ नर्स आप दूसरों की केयर कर रहे हो, खुद की केयर नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए एक और थ्योरी बना था, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ केयर थ्योरी। क्या मैं लिख देता हूँ, सेल्फ केयर थ्योरी। ये किसका था, ओरेम्स। किसका था, ओरेम्स, OREM अपॉस्ट्रोफी S, ओरेम्स, ठीक है। सेल्फ केयर थ्योरी बता दिया शॉर्ट में, है ना। इसको देखते जाना, मैं हट जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग लिख सको। उसके बाद फिर होता है गोल अटेनमेंट थ्योरी। गोल अटेनमेंट थ्योरी। अब इसमें नाम में मतलब छुपा है गोल, कोई चीज़ का गोल लेके चल रहा है, अगर वो हम कंप्लीट कर लिए तो क्या होगा, किंग हो गए, है ना। कोई गोल है, हमने कोई गोल लिया कि हाँ आज मुझे एक लेक्चर लेना है, ठीक है। तो अगर मैंने वो कंप्लीट कर दिया तो मैं क्या हो गया, किंग हो गया, मैं राजा हो गया, ठीक है। ये किसने दिया था, किंग्स, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताना मुझे। ये थोड़ा सा मतलब ये क्या बोलते हैं, ये सिर्फ रटने वाली चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। ये ज़्यादा कुछ है नहीं, बस अब बाकी ट्यूटर लोग क्या करते हैं कि इनका नाम, मुझे भी सिर्फ नाम याद दिला दिया गया था कि हाँ इतना 10 थ्योरियाँ होती है, इसका नाम याद रख लो बस, और कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत उसका मतलब भी बता देता हूँ, ठीक है। 6 नंबर पे होता है IPR। ये आपको पढ़ना भी है हर जगह, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है ना, पेप्लॉ, है ना। IPR क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दिख रहा है, ठीक है। ये पेप्लॉ के द्वारा दिया गया था, ये किनके द्वारा, पेप्लॉ पप्पू बात करने में माहिर है। तो IPR क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को आपको शॉर्ट में मैं बता दूं तो ठीक है, अगले स्लाइड में और देख लेंगे बाकी। तो इसमें कौन सा फेज होता है, एक होता है प्री इंट्रोडक्टरी। क्या होता है, प्री इंट्रोडक्टरी, है ना। दूसरा होगा इंट्रोडक्टरी, समझाऊंगा मैं, घबराओ मत, ठीक है। तीसरा होगा वर्किंग, और चौथा हो गया
टर्मिनेशन तो देखेंगे हम लोग आईपीआर का 4 फेज़, जो कि आईपीआर पेपलॉन ने दिया था, ठीक है। ये टर्म, इसका 4 फेज़ होता है कौन कौन आईपीआर में भी, प्री इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी, वर्किंग और टर्मिनेशन। अब इस चारों का मतलब हम लोग जानेंगे हमारे मेडिकल लाइफ में, मीन्स कि हमारे हॉस्पिटल वाले लाइफ में जब हम लोग जॉब करेंगे तो इन चारों का क्या मतलब होगा यहाँ पे। सबसे पहले प्री इंट्रोडक्टरी की बात करते हैं। अगर कोई पेशेंट एमआई से आ रहा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन से, उसने कॉल किया, ठीक है, कि हाँ मेरे पेशेंट को किसी ने, उसके जो भी अटेंडर हैं पेशेंट के, तो उन्होंने कॉल किया, बोला कि कोई हॉस्पिटल में कि हाँ मुझे मेरे पेशेंट को एमआई की सिम्टम्स लग रही हैं, ठीक है। अगर पढ़ा लिखा नहीं तो वो बोलेगा कि हाँ चेस्ट पेन हो रही थी, सो ऐसे से मुझे हॉस्पिटल में लेकर आना दिखाने के लिए, ठीक है। प्री इंट्रोडक्टरी है, ऑन कॉल जो है रिसेप्शनिस्ट से बात किया पेशेंट का, कौन, अटेंडर, ठीक है, कि मुझे लेकर आना है। प्री इंट्रोडक्टरी फेज़ में आइए, क्या है प्री इंट्रोडक्टरी फेज़ में आया कि आप हॉस्पिटल जाने से पहले आप, अकॉर्डिंग टू ये मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग हॉस्पिटल में आगे चल के काम करने वाले हैं, तो ये हॉस्पिटल के ही टर्म में मैं डिफाइन कर रहा हूँ चारों फेज़ों को। तो प्री इंट्रोडक्टरी फेज़ यही हो गया कि आप कहीं जाने वाले हो हॉस्पिटल में, तो आप पहले ही आप उसको कॉल करके बता रहे हो कि हाँ मेरे को ये सिम्टम्स है, क्योंकि एट ए टाइम भी आप जाओगे हॉस्पिटल में, बोलोगे कि हाँ मुझे ये है, तो आप बेड लाने में बेड लाओ, ये लाओ वो लाओ, टाइम लग जाएगा ना। एक क्रिटिकल कंडीशन में क्या होता है कि पहले ही बता दिया जाता है कि ताकि हॉस्पिटल भी रेडी रहे पेशेंट को एडमिट करने के लिए। तो ये प्री इंट्रोडक्टरी फेज़ है कि पेशेंट को आप जो है सो इंटरेक्ट करा दिए ऑन फ़ोन कॉल, कहाँ पे, हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल वाला अब रेडी कर लेगा सारा चीज़, डिफिब्रिलेटर मशीन हो गया या जो भी आपका ट्रॉली हो गया ले जाने के लिए पेशेंट को, तो ये सारा चीज़ रेडी करके वो गेट पे खड़ा रहेगा। देन उसके बाद आप आओगे इंट्रोडक्टरी फेज़ में। इंट्रोडक्टरी जैसे पेशेंट वहाँ पहुँचा, पेशेंट तो गया अपना, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। पहले वाला रूल नहीं है, पहले रूल था कि पहले फॉर्म भरो तभी ट्रीटमेंट होता था, लेकिन अब ऐसा है कि अब आओ सीधा पहले पेशेंट ट्रीटमेंट में जाएगा, बाकी जो उसका अटेंडर है वो सारे फॉर्म वॉर्म के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इंट्रोडक्टरी फेज़ में क्या होगा कि आपका जो पेशेंट का अटेंडर रहेगा वो जाएगा रिसेप्शनिस्ट के पास, रिसेप्शन पे, ठीक है। वहाँ पे जाके क्या बोलेगा, वो जो भी फॉर्म वॉर्म साइन करना हुआ, लीगल फॉर्म जो भी साइन करना हुआ। और एक चीज़ इंट्रोडक्टरी में ही आपको क्या होता है कि डिस्चार्ज डेट दे दिया जाता है। इंट्रोडक्टरी फेज़ में पेशेंट का एक्सपेक्टेड डिस्चार्ज डेट पहले ही दे दिया जाता है कि हाँ इतना दिन में हम पेशेंट को निकाल देंगे, मतलब ट्रीटमेंट ठीक करके, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिस्चार्ज डेट एक दिया जाता है पेज पे। अब पूछो मेरे से क्यों दिया जाता है ये एक्सपेक्टेड डिस्चार्ज डेट, क्योंकि पेशेंट अगर गया वहाँ पे, उसको किसी से लगाव हो गया, या तो स्टाफ से ही लगाव हो गया या किसी पेशेंट और अगल बगल वाले पेशेंट से ही लगाव हो गया, तो वो बदमाशी भी कर सकता है ना कि नहीं मुझे और रुकना है और रुकना है और रुकना है, ठीक है, क्योंकि आपने उस पर तो डिस्चार्ज डेट डाला नहीं है, वो खाली छोड़ा हुआ है। इसी के लिए इंट्रोडक्टरी फेज़ में ही एक एक्सपेक्टेड डिस्चार्ज डेट डाल दिया जाता है फॉर्म पे कि पेशेंट को हम फलाना दिन, इतना 10 दिन 12 दिन, जितने के भी टेनर हो उसके ट्रीटमेंट के, उतने दिन में निकाल दिया। एक्सपेक्टेड रहता है, वो कंफर्म नहीं रहता, वो चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डेट डाल दिया जाता है। देन उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे वर्किंग फेज़ की तरफ। ये सारा पेपर वर्क हो गया। अब वर्किंग फेज़ में क्या होता है, पेशेंट का देखभाल करेगा, स्टाफ है तो देखभाल करेगा, डॉक्टर है तो ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस वर्किंग फेज़ में क्या होता है, 2 तरह का फेज़ होता है, ठीक है। एक होता है ट्रांसफेरेंस, दिख रहा है ट्रांसफेरेंस, एक होता है काउंटर ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस है ना, ठीक है। मैं इधर आ जाता हूँ, सॉरी दिख नहीं रहा होगा तो। क्या क्या हो जाता है, ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस, ठीक है। 2 तरह के हो गए इंट्रोडक्टरी फेज में। इंट्रोडक्टरी फेज में डिस्चार्ज डेट आप दे सकते हो, और वर्किंग फेज में क्या हो जाएगा, ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस। तो जहाँ देखते हैं हम लोग ट्रांसफेरेंस, किसकी बात है, ये वर्किंग फेज की बात है ट्रांसफेरेंस। तो ट्रांसफेरेंस क्या होता है, देखो हम सारे ह्यूमन बींग ही हैं, स्टाफ भी ह्यूमन बींग है, पेशेंट भी ह्यूमन बींग है ना। तो किसी को मान लो काम कर रही है, कोई स्टाफ चेक कर रहा है, उसको पेशेंट में अपना दादा चाचा काई कुछ भी दिख गए, ताई वाई जो भी हो, कुछ भी दिख गए, प्यार हो गया स्टाफ को, है ना। या स्टाफ काम कर रही है वहाँ पे, पेशेंट को प्यार हो गया, मतलब लव अफेक्शन, समझ ही रहे हो कि हाँ कोई किसी की, ये केयर करना कोई आसान बात नहीं है। आप केयर करोगे किसी को तो वो कोई भी थोड़ा होता है। अगर मान लो पेशेंट है तो
आप उसकी ज़्यादा केयर करोगे, देखभाल करोगे तो थोड़ा सा हो जाता है, वो इमोशनली भी उस टाइम वीक रहता है, तो वो प्यार मोहब्बत में पड़ सकता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफरेंस जो टर्म है ये किसी चीज़ के लिए होता है, ये होता है आपको कि अगर पेशेंट जो है प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया, किससे, पेशेंट टू स्टाफ, यहाँ दिख रहा होगा पेशेंट टू स्टाफ, तो ये ट्रांसफरेंस हो गया पेशेंट टू स्टाफ, मीन्स कि पेशेंट प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ सकता है स्टाफ से, और काउंटर ट्रांसफरेंस में स्टाफ मीन्स नर्सिंग स्टाफ हो गई या कोई भी स्टाफ टू पेशेंट, है ना, स्टाफ टू पेशेंट, काउंटर ट्रांसफरेंस। तो इन सब से बचने के लिए क्या होता है, हम लोग एक थेराप्यूटिक रिलेशन बनाते हैं। थेराप्यूटिक मीन्स कि काम से काम ही, आप कोई भी, आपके चाचा भी आगे वहाँ पे पड़े हो हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल का ये रूल है कि आप वहाँ प्रायोरिटी नहीं दोगे अपने चाचा को, जैसे है, जैसे नंबर है, जैसे कंडीशन है पेशेंट का, उसका अकॉर्डिंग आपको देखना है, कोई चाचा फूफा नहीं। लेकिन अभी तो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा है नहीं, अगर आपके फैमिली से कोई एक भी गवर्नमेंट जॉब में है हॉस्पिटल में, तो एक फ़ोन करोगे, हाँ भाई पर्ची नहीं कट रही मेरी, तो अरे आ जाओ यार एप्रन पहन के आ जाओ, मैं दिला देता हूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ के लिए बचने के लिए ये सारा चीज़ जो भी आपका रिश्ता घर नाता जो भी है वो हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको भूल जानी चाहिए, लेकिन होती नहीं है ऐसे कुछ। तो ये क्या होता है, पेशेंट से स्टाफ की तरफ ट्रांसफरेंस मीन्स लगाव, अफेक्शन, लव पेशेंट से स्टाफ की तरफ हो सकती है। और काउंटर ट्रांसफरेंस में क्या होता है, स्टाफ से पेशेंट की तरफ, मीन तो स्टाफ अट्रैक्ट हो सकता है पेशेंट की तरफ, या पेशेंट स्टाफ की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ से बचने के लिए हम लोग एक थेराप्यूटिक रिलेशन बनाते हैं। क्या होता है थेराप्यूटिक, मीन्स कि काम से काम, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जो काम रहेगा वो काम हम लोग करेंगे, ठीक है। वर्किंग फेज़ हो गया, और टर्मिनेशन फेज़ लास्ट में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज फेज़। मीन्स इसमें क्या होता है, पेशेंट का डिस्चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्चार्ज मीन्स कि वो हॉस्पिटल से चला जाता है, उसका सारा ट्रीटमेंट का हो गया, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, है ना, ठीक है। तो है ना, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं ये सारा चीज़ 6 में IPR हो गया, गोल अटेनमेंट थ्योरी हो गया, सेल्फ केयर थ्योरी हो गया, 21 प्रॉब्लम थ्योरी हो गया, 14 नीड थ्योरी हो गया, एनवायरमेंटल क्या हो गया, थ्योरी हो गया। एनवायरमेंटल थ्योरी मैंने बताया था कि आप लोग आप जिस एनवायरमेंट में रहोगे उसको क्लीन रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर IPR के बाद इतना देख लिए, ये सारा नर्सिंग थ्योरी है, जानना है हम लोगों को। कुछ समझ में नहीं आया तो बताना, कुछ कमी लगे कंटेंट में तो। आज लेक्चर लंबा रहेगा क्योंकि वाइटल साइन भी आज कवर करने वाले हैं, इसी में बहुत सिलेबस पीछे चल रहा है ना। चलो कौन था, छठा नंबर हम लोग लिखे थे ना IPR, है ना। सातवां हम लोग देखेंगे 7 नंबर, ट्रांस कल्चरल थ्योरी। क्या है, ट्रांस कल्चरल थ्योरी, ट्रांस कल्चरल थ्योरी है, ट्रांस कल्चरल थ्योरी। ट्रांस कल्चरल थ्योरी ये किसने दिया था, M लेनिंजर ने। किसने दिया था, M लेनिंजर ने दिया था, M लेनिंजर। अब इसका मतलब नहीं पूछोगे आप लोग क्या होता है ये ट्रांस कल्चरल थ्योरी, है ना, ट्रांस कल्चरल थ्योरी, ठीक है। देखो कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है, अपना बीमारी लेकर आता है, सॉरी मैं लाइट जला दूँ ज़रा सा, उधर ब्लैकिस आता है, ठीक है, ठीक है, अभी आ रहा हूँ मैं सही से, ठीक है। हाँ, तो ट्रांस कल्चरल थ्योरी क्या बोलता है, कोई भी पेशेंट जैसे आए आपके हॉस्पिटल में, ठीक है, अब उसकी मान्यता है कि वो तो क्या बोलते हैं, अगर वो ट्रीटमेंट भी कराएगा और बगल में कोई हनुमान जी का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, या बगल में कोई मज़ार है, वहाँ पे जाके वो दर्शन भी करना चाहता है। वहाँ पे दर्शन करके 4 बार परिक्रमा लगाने से कहीं उसके ठीक हो जाएंगे पेशेंट, तो वो ये भी बोलेगा। तो एज ए स्टाफ, एज ए डॉक्टर, आपका काम है कि आप उसके कल्चर का रिस्पेक्ट करो, जो भी जिस भी कल्चर से आता है ना। अगर वो बोल रहा है कि नहीं मुझे जाना है यहाँ पे, तो आप उसको रोको मत, बोलो कि हाँ ठीक है भाई तू जा, मैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट कर लेंगे, है ना। तो ट्रांस कल्चरल थ्योरी ये होता है। इसमें भी कुछ कुछ ऐसे भी चीज़ हैं, जैसे क्रिश्चियन में
एक कम्युनिटी आती हैं जो कि वो ना ही ब्लड लेते हैं ना ही ब्लड देते हैं, है ना। तो ब्लड अगर वो लेंगे नहीं, मान लो क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ब्लड की कमी उसके बॉडी में है, वो ब्लड लेंगे नहीं ना ब्लड देंगे, तो कैसे होगा फिर काम, है कि नहीं है। तो इस चीज़ के लिए फिर फर्दर आपको जो, अगर मान लो पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, अगर वो आपको नहीं बता पाएगा, उसका अटेंडर बोल रहा है कि नहीं हम लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग ब्लड ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं, तो आपका काम क्या है एज ए स्टाफ कि आपको बोलना है कि हाँ भाई नहीं ले सकते तो तुम लिख कर दो, और ठीक है लिख कर दो। अगर वो लिख कर देता है, सब चीज़ देता है, मतलब मीन्स कि आप अगर अटेंडर बोल रहा है तो इस चीज़ को नहीं मानना है, ठीक है, सीधी सीधी बात ये, उतना घूमना नहीं है। अगर पेशेंट का जो अटेंडर है वो बोल रहा है कि हाँ हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं करवा सकते हैं, हम लोग के रूल धर्म में या कुछ में ऐसा लिखा हुआ है, तो नहीं मानना। अगर पेशेंट खुद बोले कॉन्शियस हो के अगर वो चीज़ बोले, हो सकता है वो अटेंडर उसका कहीं मारना चाह रहा है उसको जान से, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए क्या करना है कि वहाँ पे पेशेंट अगर कॉन्शियस रहे तो उनकी बातों को सुनना है ना। ठीक है, ट्रांसकल्चरल थ्योरी देख लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे कौन सा, देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी, फिर आगे देख लेंगे हम लोग। चलिए, कौन है, नर्सिंग प्रोसेस, सॉरी इंक नहीं दिख रहा होगा, मैं कब से सोच रहा हूँ चेंज करवाने का। आइडा आयरलैंडो है ना, ईडा आयरलैंडो हो गया, क्या हो गया, ईडा, ठीक है, ईडा आयरलैंडो ये नाम है जिन्होंने ये टर्म दिया है। अब नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी, आप लोग अब जो भी फर्स्ट ईयर में होंगे वो सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उन्हें एक मस्त सब्जेक्ट पढ़ना है, MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आप लोगों को जो पढ़ना है इसमें एक बहुत ही मस्त चीज़ आता है, कोई भी डिजीज़ कंडीशन आप लोग पढ़ोगे तो उसके बाद उस डिजीज़ को हम लोग कैसे कैसे कोई पेशेंट में फाइंड करेंगे, कैसे उसकी NCP बनाएंगे। NCP मीन्स नर्सिंग केयर प्लान की, मतलब नर्सिंग केयर प्लान क्या होता है कि बेसिकली आप किसी पेशेंट की केयर कर रहे हो तो मतलब उसको आपको लिखना भी पड़ता है कि हाँ पेशेंट के ये कंडीशन है नर्सिंग डायग्नोसिस में, नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग नर्सिंग केयर प्लान बनता है। मीन्स कि नर्सिंग केयर डायग्नोसिस आपने 3 लिखे, ठीक है, आपने डायग्नोस किया, आपको पता चला कि पेशेंट के पास पायरेक्सिया मीन्स फीवर है ना, पेशेंट के पास पेन है, तो ये सब के बेसिस पे फिर आपने क्या बनाना है, नर्सिंग केयर प्लान, है ना। तो केयर प्लान बनाना है, तो ये सारा चीज़ यहीं से शुरुआत होता है नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी। इसमें सबसे पहले क्या क्या करेंगे ये सब जानेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे नर्सिंग प्रोसेस हो गया, आइडा आयरलैंडो के बाद, आइडा आयरलैंडो ने दिया था, ठीक है। तो बेसिकली सॉरी, नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी आइडा आयरलैंडो का हो गया। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे, असेसमेंट, है ना, असेसमेंट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखते चलते हैं, पहले क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट सॉरी आज खांसी ज़्यादा हो रही है असेसमेंट, है ना। कोई भी पेशेंट अगर आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, इसका नर्सिंग डायग्नोसिस। जब असेसमेंट कर लिया क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे। टोटल 6 स्टेप होते हैं, 1 2, हाँ, असेसमेंट करेंगे पहला। दूसरा क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे। तीसरा क्या करेंगे, गोल को प्लानिंग, ठीक है। तीसरा गोल प्लानिंग, ये सारे NCP के स्टेप्स हैं। NCP कभी बनाओगे ना तो नहीं बनाते हुए कॉलम असेसमेंट का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल प्लानिंग, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ऐसा कुछ पढ़ा है आप लोगों ने, अगर पढ़ा होगा तो जानते होंगे, ठीक है। नहीं तो सेकेंड ईयर में आगे पढ़ना है NCP बनाने में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरवेंशन या इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इंटरवेंशन या इम्प्लीमेंटेशन, है ना, ठीक है। 5वां देखेंगे हम लोग, चौथा देख लिया हम लोग इंटरवेंशन या इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। 5वां देखेंगे। अब ये सारे जो प्रोसेस किए इसका क्या इवैल्यूएशन निकला, तो इवैल्यूएशन हो गया 5वां, ठीक है। ये सारे हो गए किसके हैं, नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी के, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं बेटी न्यूमैन थ्योरी। बेटी
बेटी बेटी वो डॉटर वाली नहीं, BETTI। इसको लिख लिया था ना, सॉरी बैक करके लिख लेना। बेटी न्यूमैन थ्योरी, स्ट्रेसर्स। ठीक है, आठवां नंबर है ये, बेटी न्यूमैन थ्योरी। ये बेटी न्यूमैन थ्योरी जो है ये स्ट्रेसर्स ने दिया था। ठीक है, सॉरी क्या थे, स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स क्या है, स्ट्रेसर्स ने क्या है, बेटी न्यूमैन थ्योरी जो है किसने दिया था, स्ट्रेसर्स ने दिया था। ये क्या है, स्ट्रेसर्स मीन्स कि जैसे आप एज ए स्टाफ काम कर रहे हो कहीं भी हॉस्पिटल में, तो कितने मेंटल चैलेंजेस होती हैं, ठीक है, कितने स्ट्रेस होते हैं, तो वो सब चीज़ से ओवरकम करने के लिए क्या होगा, ये रिलीव करने के लिए क्या होगा, रिलीविंग थ्योरी हो गया। ये क्या है, स्ट्रेस को कम करने के लिए ये बेटी न्यूमैन थ्योरी बताता है कि आप लोग अपने ऊपर भी काम करें और अपने स्ट्रेस को कम करके रखें, क्योंकि एज ए स्टाफ, एज ए डॉक्टर बहुत ही स्ट्रेस की बात होती है कहीं हॉस्पिटल में काम करना, है ना। उसका देखेंगे हम लोग अडेप्टेशन मॉडल। 8 नंबर हो गया था ना, 9 सॉरी ये 9 नंबर होगा, 9। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 नंबर, ये लास्ट है सबसे, अडेप्टेशन ठीक है, अडेप्टेशन मॉडल, है ना। अरे यार ये कहाँ है, अडेप्टेशन मॉडल किसने दिया था, ये रॉयज ने, है ना। रॉयज टर्म देने वाले का नाम है। अब एडेप्टेशन मॉडल क्या कहता है, बेसिकली नाम में मतलब छुपा है कि आप कोई भी चीज़ को अडेप्ट करते हो, क्या करते हो, अडेप्ट करते हो, है ना। जैसे एग्जांपल हो गया जैसे कोई पेशेंट आया, ठीक है, कोई पेशेंट आया, उसका पूरा पैर हाथ सही सलामत था, लेकिन वो कोई डिजीज कंडीशन, DVT से या कुछ से भी वो गुजर रहा हो, जिसके कारण उसको पैर काटना पड़ा। ठीक है, पैर काटने के बाद क्या होगा, उसको तो फील होगा ही, फॉल्स पेन होगा ही पेशेंट को, वो नर्व्स तो नहीं कटे ना, नर्व्स तो रहते ही हैं, उसको फील होगा कि हाँ मेरे दाईं उंगली में पेन हो रहा है, बाईं उंगली में पेन हो रहा है, ऐसा लगेगा कि उसको मेरा पैर है ना, लेकिन उसका पैर रहता नहीं है। अब पेशेंट मान लो था मजदूर, कोई काम करता था, या साइकिल चलाता था, या रिक्शा चलाता था, कुछ भी चलाता था, अब उसका तो रोजी रोटी चला गया, पैर कट गया। तो एडेप्टेशन मॉडल ये बताता है कि आप उस पेशेंट को आप सुझाव दोगे, क्या दोगे, सुझाव दोगे कि हाँ अगर भाई तेरे अगर पैर नहीं है तो उसके अलावा भी तुम कुछ और काम हो सकता है वो कर सकते हो तुम। ठीक है, जैसे अगर तुम्हारे पैर नहीं है, अगर तुम साइकिल रिक्शा नहीं चला सकते हो, तो तुम वीविंग या सीविंग का काम कर सकते हो, क्या बोलते हैं, सीने का काम कर सकते हो, है ना, ये सब का आप काम कर सकते हो, हाथ से वीविंग का काम कर सकते हो, कढ़ाई बनाना। ठीक है, कढ़ाई है ना, कढ़ाई करना। ठीक है, तो ये सब एडेप्टेशन मॉडल में हम लोग सिखाते हैं पेशेंट को एहसास दिलाते हैं कि हाँ भाई तेरे अब पैर नहीं है, तू अब थोड़ा सा अपने ट्रैक को चेंज कर ले, जो तू पहले बिजनेस करता था या जो भी करता था, जो तू पहले वो काम करता था, वो उससे अब हट जा, तू अब तू उस काम का नहीं रहा। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे उसको कि ताकि बुरा ना लगे, उसको अच्छे तरीके से समझाना होता है कि आप जो हो सो अब इस चीज़ के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आपके लिए और फील्ड हम लोगों ने रिसर्च किया है, आप इस पे काम करो, इसमें आगे बढ़ो, है ना। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे 10 नर्सिंग थ्योरी के बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे वाइटल साइन। इस लेक्चर में रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। आज के लिए नहीं मीन्स कि इसके बाद तुरंत जाएगा वाइटल साइन का लेक्चर। ठीक है, तो इसको मैं फटाक से ये कर देता हूँ, एडिट वगैरह करके पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं आगे वाइटल साइंस।